कह रहा आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये जग जाहिर है कि भैया आचार्य जो भरत साहब हैं उन्होंने रस की संख्या 8 मानी है, डी वाला आंसर होगा। और इन्होंने कौन से रस को रस नहीं माना है? तो इन्होंने देखिए भरत मुनि साहब जो हैं ये इसके क्या है, भरत मुनि साहब जो हैं ये इनके प्रवर्तक हैं। कौन है भाई? इसके प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं? इसके। और इन्होंने नाट्य शास्त्र में क्या किया है? नाट्य शास्त्र की रचना करी है इन्होंने, नाट्य शास्त्र में ही रस का वर्णन किया है। और इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। क्या बोलेंगे? ये जो शांत रस है ना, इसको इन्होंने रस नहीं माना है। टोटल इन्होंने 8 रस माने हैं, याद रखिएगा। वैसे आपके 11 रस होते हैं, आपको पता होगा। माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? कोई बताएगा? जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र जी की, राकेश वर्मा जी की, रामचंद्र शुक्ला जी की, या राम वृक्ष बेनीपुरी जी की? कह रहा माटी की मूर्ति किसकी रचना है? सभी लोग आंसर करिएगा। आज के क्वेश्चन में मुझे हर एक बच्चे के आंसर चाहिए, कोई ऐसे नहीं बैठेगा। पेन कॉपी आपको लेना नहीं है, केवल आपको आंसर करना है। पेन कॉपी घर पे रख के आइएगा, केवल और केवल आंसर करिएगा, ठीक है ना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए सक्सेना साहब। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सर? ये आपकी रामवृक्ष वेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। माटी की मूर्ति याद रखिएगा हिंदी में। और हाँ, कल मैं मैराथन लेकर के आ रहा हूं, आप सबको पता होगा। वो साहित्य का पूरा बूस्टर वाली क्लास है अपनी, तो जिसमें हम लोग कम से कम 250 क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 घंटे क्लास चलेगी। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं बताइएगा। अब विदेशी भाषाओं से उपसर्ग जो आए हैं, जैसे आपने कह दिया बेहिसाब, बेहिसाब, लाजवाब, तो बेहिसाब हो गया, लाजवाब हो गया, बेवफा हो गया, ये सब कहां से आए हैं? विदेशी से आए। और जो विदेशी से आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे यहाँ आए हुए हैं, और हम लोग आए हुए को आगत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? देखिए, अपेक्षा का मतलब तो इच्छा होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अपेक्षित का मतलब जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो, वो हो गया अपेक्षित। बचा कौन सा? अभीप्सा का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा या प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? बोलो सर, अभीप्सा कहलाती है। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होगा बताइएगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कौन सा है? बोलो सर, ये आपका प्रश्नवाचक है, सबको पता है, बड़ा आसान है, बच्चा भी बता देगा। ये आपका पूर्ण विराम होता है। कौन सा है? बोलो सर, ये आपका पूर्ण विराम है। और ये कौन सा है? बोलो सर, ये आपका अर्ध विराम है। ये कौन सा है बच्चे? बोलो सर, ये अर्ध विराम है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? बोलो सर, बी वाला आंसर आपका राइट होगा। अगला कह रहा कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, आपको बताना है। इसका विग्रह करेंगे, क्या निकलेगा? बोलो सर, निस दिन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? निस मतलब रात हो गया, और क्या हो जाएगा? बोलो सर, निशी और निशी या दिन, निशी या दिन, यहाँ पे ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोलो सर, ये वैकल्पिक द्वंद्व होगा, क्योंकि दिन और रात एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, इसलिए ये वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुवन में क्या होगा? बोले सर, 3 भुवनों का समाहार। क्या कहेंगे? 3 भुवनों का समाहार हो जाएगा, समाहार हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? बोले सर, ये आपका द्विगु समास हो गया। उसके बाद कह रहा पंचानन का मतलब क्या होता है? बोले सर, 5 हैं आनंद जिसके। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 5 हैं आनंद। आनंद का मतलब जानते ही हो, आनंद है, 5 हैं आनंद जिसके। अर्थात कौन? बोले सर, अर्थात कौन? तो कहेंगे सर, अर्थात शिव जी, या शेर को भी कहते हैं। और पुरुष सिंह को क्या बोलते हैं? पुरुष है जो सिंह बोल देंगे यहाँ पे। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर, पुरुष है जो सिंह। हाँ, बहुत बढ़िया जी, शानदार, सभी का आंसर है। हाँ, ध्यान रखिएगा। या इसको ऐसे करिएगा, बोले सर, सिंह रूपी पुरुष। क्या कहेंगे? सिंह रूपी जो पुरुष है उसे पुरुष सिंह कहा जाता है। यहाँ पे आपका कौन सा होगा? यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। बचा कौन सा? बोलो सर, ये वाला बचा। ये कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? काठ होना, सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना, स्तब्ध होना। देखिए, काठ का मतलब क्या होता है? काठ का मतलब तो वैसे लकड़ी होता है, लेकिन इसका सीधा अर्थ निकलता नहीं है, ये मुहावरा है, तो लकड़ी तो साहब होगा नहीं। अब काठ होना मतलब क्या हो गया? काठ होना मतलब मूर्ख होना, स्तब्ध होना, या आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। कई लोग और ज्यादातर लोग स्तब्ध कह रहे होंगे, ज्यादातर लोग क्या कह रहे होंगे? स्तब्ध ही कह रहे होंगे। और ये आपका ये भी पूछा गया है कहां पे? यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और वहां पे आयोग ने इसको क्या माना था? आयोग ने आंसर माना था, आयोग का आंसर क्या बोलेंगे? आयोग का जो आंसर था वो क्या था? बोले सर, वो मूर्ख होना था। क्या था? मूर्ख होना था। उसने सी आंसर माना है, ठीक है, और सी वाला ही आंसर इसका राइट होगा। काठ होना मूर्ख होना होता है, मतलब एक तरह से लकड़ी होना, ठीक है, स्तब्ध होना यहां पे नहीं होगा।
अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है, बताइएगा। तो संयोग का विलोम बता रहा है। प्रयोग का क्या हो जाएगा, बोलो सर अप्रयोग होगा। प्रयोग का अप्रयोग। द्वेष का क्या हो जाएगा, बोलो सर राग हो जाएगा, राग का द्वेष होता है। विरह हुआ है तो क्या होगा, बोलो सर मिलन भी होगा। ठीक है, बचा कौन सा, बोलो सर वियोग। संयोग का क्या होता है, वियोग होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इसमें ऐसी कौन सी बोली है जो सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। वैसे हल्का फुल्का कहीं बोली जाती होगी, लेकिन सामान्यतः नहीं बोली जाती है। खड़ी बोली तो खूब बोली जाती है भाई, इसको कौरवी कहते हैं। इसका अच्छा खासा क्षेत्र मिलता है आपका। अवधि भी आपकी अच्छी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है, लेकिन मैथिली आपकी कहां बोली जाती है, बोले सर ये आपकी बिहार में बोली जाती है। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, एक शब्द हो अनेक अर्थ चिपके हों, वहां पे कौन सा होता है, बताइएगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, बोले सर वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पे क्या होता है, बोले सर यहाँ पे आपकी वर्णों की आवृत्ति होगी, ध्यान रखिएगा। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार में सुनने वाला कुछ और सुन करके, जैसे कहने वाला कुछ और कहता है, सुनने वाला उसको कुछ और समझ करके वर्णन कर देता है। मतलब वहां पे टेढ़ी उक्ति अर्थात वक्रोक्ति अलंकार बोला जाता है। बच्चों द्वारा स्कूल जाया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे, वैसे बच्चे यहाँ पे होना चाहिए आपका, बच्चों द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, वैसे भाववाच्य होना चाहिए, क्योंकि स्कूल यहाँ पे कर्म नहीं माना जाएगा। समझ गए। तो मैं देखता हूं इसको एक बार, आप एक बार फिर से कमेंट करिएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कैंसर, यहाँ क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। जहां पे एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए मिलते हैं, वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है, ध्यान रखेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है, कोई बताएगा। जैसे आपने कहा चल और उसके बाद आपने कह दिया ना, तो ये कौन सा है, देखिए ये धातु है, ठीक है, और धातु के बाद क्या लगा, ना लग गया। ये कौन सा है, ये बोलो सर ये प्रत्यय है। इस प्रत्यय को क्या कहा जाएगा, बोलो सर इसको कृत प्रत्यय कहा जाएगा। और इनसे जो शब्द बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, जैसे चलना, मान लो चलना शब्द बन गया, तो ये कौन सी क्रिया है, ये कृदंत क्रिया है, और इसको कृदंत शब्द भी कहा जाता है। कृदंत शब्द क्यों, क्योंकि ये धातु से बना हुआ है और इसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, बोलो सर क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। कृत प्रत्यय होता है बेसिकली, कृदंत शब्द बनता है आपका। कह रहा है अन्वय का संधि विच्छेद करने पर क्या निकलेगा। कहेंगे सर यहाँ पे यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर ये अन्वय लिखा हुआ है, यहां से क्या आएगा, बोलो सर यहाँ से अन आएगा, हलंत लगाएंगे, यहां से वा आएगा, हलंत लगेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बोलो सर यहाँ पे आ निकलेगा। उसके बाद जो बचा यहाँ पे या लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये कब बना होगा, बोलो सर इधर उ और उ में से कोई एक रहा होगा, उ और उ में से कोई रहा होगा, और इधर देखो भिन्न स्वर आ गया, इसको इसके साथ ले जाओ, इसको इसके साथ ले जाओ। यहाँ क्या बनेगा, बोलो सर एक से अनु बन जाएगा और एक से क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। तो अनु प्लस अय कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, बहुत बढ़िया। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा, बताएंगे। कह रहा आम खाया जाता है, आम क्या है, यहाँ पे देखो कर्म है, और कर्म के बाद क्या है, कहेंगे सर कर्म के बाद यहाँ पे क्रिया है। तो जहां पे कर्ता ना हो, कर्म हो और क्रिया हो, वहां क्या होता है, वहां पे आपका कर्मवाच्य होता है, ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बातों को। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं क्या है, कर्ता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है, तरीका मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। ये कौन सा होगा, ये आपका कर्तृवाच्य होगा। कह रहा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कर्म है यहाँ पे, और देखो क्रिया है, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर ये भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, धूप में चला नहीं जाता, धूप से मतलब नहीं है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। डी वाला आंसर राइट होगा। कर्ता यहाँ पे है नहीं, कर्ता होना और अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, तो वहां पे आपका सदैव क्या होता है, वहां पे आपका सदैव क्या होता है, बोलो सर ये आपका भाववाच्य होता है। ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है, एक्चुअल अगर देखा जाए तरीके के माध्यम से, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, भाववाच्य होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन जो आप हमको दे रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, मूवी अड्डा जी, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और इसको कर्मवाच्य माना गया है। बच्चे ध्यान रखिएगा, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा। जो आप मुझे करके बता रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन कि बच्चों द्वारा स्कूल जाया जाता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको आपका कर्मवाच्य माना है आयोग ने। लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, वैसे आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर्मवाच्य ही करिएगा। यहाँ पे कह रहा पीतांबर में क्या होगा, बोलो सर पीत है, पीत या पीले वस्त्र धारण करने वाले, या पीला अंबर, अंबर बोले तो वस्त्र, वस्त्र धारण करने वाले, करने वाले कौन, अर्थात कौन, तो बोलो सर अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी, किसको नाम ले लो। ठीक है,
उसके बाद कह रहा नेत्रहीन, यहां पे क्या बोलेंगे कहेंगे सर नेत्र से हीन हो रहा है, नेत्र से हीन हो रहा है। यहां तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे, क्या निकलेगा? चार राहु का समाहार, चार राहु का समाहार हो रहा है, समाहार हो रहा है। और इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? बोलो सर रुपया और पैसा, रुपया और पैसा निकलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? बोलो सर यहां पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष। वही एक्सप्लेन कर रहा हूं जो एक्सप्लेन करने वाला है। यहां पे आपका द्विगु समास निकलेगा और उसके बाद यहां पे आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व होगा। लेकिन कौन सा द्वंद्व होगा? तो बोलो सर समाहार द्वंद्व हो जाएगा, याद रखिएगा, समाहार। तो डी वाला आंसर राइट हो गया, क्योंकि यहीं पे क्या पूछ रहा है? यहीं पे आपका पूछ रहा है द्वंद्व समास। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, वैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे भाववाच्य ही होगा अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आयोग ने इसमें आपका वो माना है, क्या कहते हैं, कर्मवाच्य माना है। राम खाता होगा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कहीं पे आ जाए ता होगा, ती होगी आ जाए, ता होगा ती होगी, या फिर ते होगे आ जाए, ऐसे आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए रहा होगा, क्या बोलेंगे? रहा होगा आ जाए, या फिर रही होगी आ जाए, रही होगी आ जाए। तो वहां क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वहां पे आपका हमेशा क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान होता है। कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान होता है, याद रखिएगा। संदिग्ध भविष्य नहीं होता है। संदिग्ध भूत बनाना है तो क्रिया के ठीक बाद, क्रिया के ठीक बाद क्या होगा? होगा होगी होंगे लगा होगा, क्रिया के ठीक बाद होगा होगी होंगे लगा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामान्य भविष्य तो आप जानते ही हो, आएंगे जाएंगे खाएंगे। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको पता होगा केटीएम 2, आपको याद है केटीएम 2। वैसे एक्चुअल में तो ये वाला सीक्वेंस सही होता है कि भैया यहां से क्या हो गया? कंठ हो गया, कंठ के बाद क्या होता है? बोलो सर तालु होता है, तालु के बाद क्या होता है? बोलो सर तालु के बाद मूर्धन्य होता है। ठीक है, मूर्धन्य के बाद अगर यहाँ पे जोड़ना है तो वत्सर्य जरूर जोड़ दीजिएगा, वत्सर्य। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे? वत्सर्य से रा और ला बोला जाता है, दो वर्ण बोले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सर दंत हो जाएगा, दंत होगा। और दंत के बाद क्या होता है? बोलो सर दंत के बाद आपका ओष्ठ होता है, दंत के बाद क्या होता है? ओष्ठ होता है। अब देखो बीच में क्या करना है आपको? वत्सर्य ठोक देना है, बाकी सारी चीजें सही हैं। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए क्या कह रहा है? कंठ होगा फिर तालव्य होगा, तो कंठ और तालव्य कहां है? तो पहले ये है कंठ, पहले कंठ है नहीं कहीं पे, यही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसमें कुछ देखना ही नहीं है आपको, कंठ है फिर तालव्य है फिर वत्सर्य है फिर दंत है फिर ओष्ठ है। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? फोकस करिएगा, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? आंसर बताएंगे सभी लोग। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? बोलो सर वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, संस्कृत का मतलब होता है टूटा हुआ, संस्कृत नाम दिया था पाणिनि साहब ने, अपभ्रंश भी नाम पाणिनि साहब ने ही दिया था। वैदिक संस्कृत के बाद आपकी बनी लौकिक संस्कृत, इसको किसने तोड़ा भाई? लौकिक संस्कृत। ये यहां से अपभ्रंश हो गई किसका? वैदिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत का लौकिक संस्कृत का अपभ्रंश कौन हुआ? बोलो सर पाली हो गई, जिसको आप क्या कहते हो? प्रथम प्राकृत कहते हो इसको, प्रथम प्राकृत, प्रथम देश भाषा। ठीक है, उसके बाद पाली का अपभ्रंश कौन मिलता है? तो बोलो सर पाली का अपभ्रंश प्राकृत मिलता है। इस तरह से सीक्वेंस बनाते हुए चले जाओ। यहां पे आंसर क्या बनेगा? बोलो सर जो संस्कृत का अपभ्रंश है वो कौन है? वो आपकी पाली भाषा है, जिसको प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। चोर उठ भागा यह वाक्य क्रिया का कौन सा उदाहरण है? देखिए समझिएगा, यहां क्या कह रहा है? यहां पे भाव निकल रहा है ना, उठकर भागा, भाव निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। अगर यहां पे होता यौगिक क्रिया, अगर यहां पे होता यौगिक क्रिया तो हम उसी को टिक करते कि इसमें क्या है? यौगिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे कर का भाव निकल रहा है। तो जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार कर का भाव निकल रहा है, उठ कर भागा, लेकिन चूंकि यहां पे यौगिक क्रिया नहीं है, तब आप क्या कहोगे? देखो उठना अलग क्रिया है, भागना अलग क्रिया है, दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिली हुई है। जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बोलो सर उसको संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? पूर्वकालिक की ट्रिक मैं दे चुका हूं कि कहीं पे भी, इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, कहीं पे भी आपका क्या आ जाए क्रिया के बाद में, अर्थात धातु के बाद में क्या आ जाए? बोलो सर कर लगा हो या करके लगा हो, वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी, कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाएगी। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताएंगे? थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, हम लोग वो चल रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं। देखिए कह रहा है ये कैथा जो है ये क्या है? बोलो सर ये तद्भव है,
ठीक है। और इसका तत्सम क्या होता है बोलो सर, इसका तत्सम कपित्थ होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ये क्या है, तत्सम है, बाकी आपके ये तो दोनों गलत है, ये आपका तद्भव है। कह रहा किस वाक्य में अपादान कारक है, जरा बताएंगे। अपादान कारक की बात कर रहा है। राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर से मारा, यहां पे सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देंगे हम, करण कारक को प्रायोरिटी देंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर ये पूछे तो क्या कहेंगे, ये आपका कर्म कारक है। ये कौन सा है, कर्म है और वो करता है, तो प्रायोरिटी किसको होगी, सबसे पहले इसको, क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध कर्ण से होता है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो यहां पे क्या बोलेंगे, मोहन से सहा नहीं जा रहा है, मोहन यहां पे क्या है, प्रधान है, अर्थात यहां क्या कर देंगे बोलो सर, यहां पे आपका कर्ता कारक है, ने विभक्ति नहीं है, तो क्या हुआ। रिया मोहन से शर्माती है, चाकू से फल काटो, चाकू क्या है, यहां पे साधन का काम कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बोलो सर, ये आपका करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा बोलो सर, करण कारक होगा। और कह रहा रिया मोहन से लजाती है। देखो जब क्रिया कब किस में आए, लजाने के अर्थ में आए, शर्माने के अर्थ में आए, डरने के अर्थ में आए। देखिए कई लोगों ने गलत किया है आंसर इसका। कह रहा अपादान कारक की बात कर रहा है। अपादान कारक में जब क्रिया शर्माने के अर्थ में आती है, लजाने के अर्थ में क्रिया आती है, अलग होने के अर्थ में क्रिया आती है, निकलने के अर्थ में आती है, सीखने के अर्थ में आती है, दो लोगों में तुलना करने के अर्थ में आती है, घृणा करने के अर्थ में आती है, वहां पे आपका ईर्ष्या करने के अर्थ में आती है, वहां हमेशा अपादान कारक होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है, बताएंगे। तो यहाँ पे सूरज है, पानी है, सोना है, ये तीनों किस में आएंगे बोलो सर, एक वचन में। किस में आएंगे, कहेंगे सर ये एक वचन में आएंगे, ठीक है ना। होंठ किस में आ जाएगा बोलो सर, सदैव बहुवचन में। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइएगा। बिल्कुल, सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाइयां। महात्मा में कौन सा समास है, तो क्या बोलेंगे, महान है जो आत्मा। यहां पे आत्मा की विशेषता क्या बताई जा रही, कि वो महान है। कौन सा हो जाएगा बोलो सर, कर्मधारय समास होगा। बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर सभी को। त्रा वर्ण किसके योग से बना है, कह रहा है यहाँ पे क्या है बोलो सर, त्रा है, ये किसके योग से बना है, तो बोलो सर इसको जब आप तोड़ोगे, इसका विग्रह करोगे, वर्ण विच्छेद करोगे, तो यहाँ क्या निकलेगा बोलो सर, ता निकलेगा, उसके बाद रा आएगा, ऐसे बनता है। रा में भी हलंत लगा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि आ इसमें सम्मिलित है। तो आंसर क्या होगा बोलो सर, आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप हलंत लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर, ये छा बन जाएगा। यहाँ पे हलंत लगाते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये स्रा बन जाएगा। ये क्या बनेगा, स्रा। यहाँ पे अगर हलंत लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर, ये ज्ञा बन जाएगा। ये संयुक्त स्वर है आपके, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है। रस के कितने अवयव होते हैं, जरा बताइएगा, कोई बताएगा मुझे, रस के अवयव कितने होते हैं। हाँ, अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, एक क्या बोलते बोलो सर, एक को स्थायी भाव बोला जाता है, लेकिन इसको भरत मुनि ने रस का अवयव नहीं माना है। दूसरा आपका कौन सा होता है, स्थायी भाव हो गया। दूसरा कौन सा होता है बोलो सर, विभाव होता है। विभाव के बाद कौन सा होता है बोलो सर, अनुभाव होता है। और अनुभाव के बाद कौन सा होता है, संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव बोलते हैं, जिसकी संख्या 33 होती है, याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। घर को क्या कहा जाता है बोलो सर, घर को सदन भी कहते हैं, घर को साला भी कहा जाता है, घर को अयन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अयन भी बोलते हैं, घर को मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना, मंदिर भी कहते हैं, निवास भी कहते हैं, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। घर को भुवन भी कहा जाता है, भुवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, निलय बोलेंगे, निवास बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे, लेकिन प्रवास नहीं होता है। प्रवास का मतलब बसना एक तरह से हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। जिन्होंने लिखा है नदी के द्वीप की रचना करी है, नदी के द्वीप इन्होंने लिखा है। शेखर एक जीवनी लिखी है, क्या बोलेंगे, शेखर एक जीवनी लिखा है इन्होंने। आंगन के पार द्वार की रचना करी है इन्होंने, क्या बोलेंगे, आंगन के पार द्वार की रचना करी है, ठीक है। अरे यायावार रहेगा याद की रचना करी है। बोलो सर ये कौन है, तो कहेंगे सर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अब देखिए अनुकरणात्मक का मतलब क्या होता है, इसको तोड़िएगा पहले, सबसे पहले इसको। अनुकरण का मतलब क्या होता है, सुनना। तो ऐसी क्रिया जो आपने कानों से सुनी है और आपने क्रिया बना दी, उसका नाम रख दिया, वो अनुकरणात्मक हो गई। जैसे आपने कहा यार बकरी जो है मिमिया रही, तो मिमियाना क्या हो गया, अनुकरणात्मक है। हिनहिनाना अनुकरणात्मक है, फड़फड़ाना अनुकरणात्मक है। ये सब कौन सी अनुकरणात्मक है। लेकिन यहाँ पे जो झुठलाना है ना, ये कौन सी क्रिया है बोलो सर, ये आपकी नामधातु क्रिया।
इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको नामधातु क्रिया बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक वाला बटन दबा देना, बड़े कम लाइक दिए हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? किसी सीमित क्षेत्र में, इस पे फोकस करिएगा, किसी सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। नहीं, दिशा बोलेगा तो अधिकरण कारक होगा। आपने कहा मोहन पूर्व दिशा में गया है, अधिकरण कारक हो गया मेरे बच्चे। तो यहां क्या बोलेंगे? दिशा, स्थान और समय की बात करें तो अधिकरण कारक। यहां क्या हो जाएगा बोलो सर? यहां पे बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोली कौन सी है बताइएगा? सबसे कम बोली जाने वाली बोली। अगर आपसे पूछता सबसे अधिक, अगर आपसे पूछता कि सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है, सबसे अधिक, तो आप क्या बताते? सबसे अधिक जो बोली जाती है। और सबसे कम में आप बता दो क्या होगा, जल्दी से बताएगा। चलिए, सबसे अधिक मैं बता देता हूं। सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है अपने यूपी में। सोचो, यूपी में सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है। और सबसे कम कौन सी बोली जाती है? बघेली। बघेली आपके इलाहाबाद वाले कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, बाकी सबसे ज्यादा एमपी में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। उपहार है, ग्रंथ है, मस्तक है, रचना है। तो क्या बोलेंगे? उपहार दिया गया, ग्रंथ लिखा गया, मस्तक गर्म है भैया, ये क्या हो गया बोलो सर? ये आपका यहां पे पुल्लिंग हो गया। ठीक है, रचना की गई, ये क्या हो जाएगा बोलो सर? ये आपका स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? ये कह रहा है। यहां पे आपको अशुद्ध बताना है मेरे बच्चे, सभी लोग कमेंट करिएगा। मांसल व मोटा शरीर वाला, तो जो मोटे को क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं, विशाल को स्थूल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्थूल काय, मतलब इसकी काया स्थूल है, मड़ी है, मोटी है। प्रत्येक कार्य में देर करने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। जो हर काम में आवश्यकता से अधिक समय लेता है उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। कम भोजन करने वाले को मिताहारी कहा जाता है, या फिर इसको अल्पाहारी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अल्पाहारी भी कह सकते हो। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? अपनी हत्या, अपनी हत्या करना। अपनी हत्या करना आत्महत्या कहलाता है, क्रिया को आत्महत्या बोलते हैं। स्वयं अपनी हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? करने वाला, तो इसको आत्मघाती बोला जाता है। क्या बोलेंगे? आत्मघाती बोला जाता है, याद रखिएगा। तो गलती यहीं पे हो गई, और छोटी सी मिस्टेक है, भारी मिस्टेक नहीं है, ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको छोटी सी मिस्टेक बोलते हैं। डी वाला आंसर राइट होगा। कृत है, कृत और तथित ये दोनों क्या है? तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कृत क्या है, ये भी प्रत्यय है आपका, क्रिया के साथ लगता है। और तथित क्या है बोलो सर? ये भी प्रत्यय है आपका, ये किसके साथ लगता है? ये संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है, और विशेषण के साथ लगता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है बोलो सर? ये दोनों के दोनों प्रत्यय हैं आपके, सी वाला आंसर हो जाएगा राइट। निष्प्रह का अर्थ क्या होता है? जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो। आपको बताना है। हाँ, भूषण की कविता में वीर रस की प्रधानता है मेरे बच्चे। बोलो सर, निष्प्रह का अर्थ क्या होता है? निष्प्रह का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो। स्प्रह का मतलब क्या हो गया भाई? इसको यहां पे तोड़ेंगे तो स्प्रह का मतलब होता है इच्छा, और जो इच्छा रहित तो नी लगा दिया, यहां पे निष्प्रह हो गया, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है बताएंगे? रोला और उल्लाला से मिलकर के कौन सा छंद बनता है? देखिए, कुंडलिया किससे मिलती है? बोलो सर, दोहा प्लस रोला से मिलता है। ठीक है, रोला और प्लस उल्लाला से कौन मिलता है? बोलो सर, ये। और ये दोनों में क्या होता है? इन दोनों में 6 चरण होते हैं, ध्यान रखें। बाकी सब में 4 चरण होते हैं, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं? इनको विषम मात्रिक बोलते हैं। ये कौन है? ये दोनों विषम मात्रिक हैं, और एक तरह से अपवाद हैं, क्योंकि इनमें 6 चरण होते हैं, इनमें 4 चरण नहीं होते हैं। क्वेश्चन अगला, शाखा मृग में कौन सा समास होगा? कोई बताएगा? क्या बोलेंगे? वह जो शाखा का मृग है, अर्थात कौन? तो कैंसर, अर्थात किसको बोला जाता है? बंदर को बोला जाता है। बंदर को क्या कहा जाता है? शाखा मृग। यहां पे तीसरा अर्थ प्रधान हो गया, अर्थात यहां भी कौन सा होगा? बोलो सर, यहां भी आपका बहुव्रीहि समास होगा, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? बताएंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि, यहीं पे आपसे पूछ लेगा अपभ्रंश का प्रथम कवि, तो जिन्होंने पौम चिरऊ और रिठणे में लिखी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? यहां पे क्या हो जाएगा? कहेंगे सर यहां पे स्वयंभू हो जाएगा। स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है।
चलिए अगला देखेंगे, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? इनमें से खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपा है, स्वयंभू है, भारतेंदु है। अब भारतेंदु कौन है? भारतेंदु जी गद्य काल के जनक माना जाता है। चलिए अब देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे अमीर खुसरो, इनको तोताए हिंद कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था हिंदी के लिए। इनको तोताए हिंद कहा जाता है, ये आप सबको पता होगा, तोता ए हिंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब देखिए, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे ह्रस्व कहते हैं, मूल कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर बोला जाता है। और जो दीर्घ स्वर होता है, जो गुरु स्वर होता है ना, उसको द्विमात्रिक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे आपका सी वाला होगा, गुरु स्वर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। हालांकि संयुक्त स्वर में भी दो मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे दीर्घ बोलते हैं, इसको गुरु स्वर बोलते हैं। चूंकि छंद के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे गुरु स्वर बोला जाता है संयुक्त को भी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, जो दिखाई ना पड़े अदृश्य, मदिरा पीने का प्याला चषक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को अनुचित ग्राही कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है आंसर कौन सा होगा। सभी लोग स्पीड में आंसर करेंगे। हृदय की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। बोलो सर एकदम सही है। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य कहा जाता है। बोलो सर सही है, दृश्य मतलब देखने योग्य। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसको क्या, देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह, जब आप इसको देखेंगे तो इसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं दुराग्रह। क्या बोलते हैं? दुराग्रह बोलते हैं। लेकिन अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को हम क्या बोलेंगे? इसको हम दुराग्रही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुराग्रही बोलेंगे। ये बात सही हो जाएगी, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो समझ आया क्या सभी? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सभी लोग कमेंट करके बताएगा स्पीड में, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में सभी के सभी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब देखिए, जिनकी रचना का नाम मैं बताता हूं, जिनकी रचना का नाम प्रियप्रवास है। क्या बोलेंगे? अच्छा लिखी गया है प्रियप्रवास, तो है ही है, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्रियप्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास है। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद जी का है। क्या बोलेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔंद। इनकी एक रचना बहुत प्यारी सी है, आपको पता होगा, वैदेही वनवास करके। वैदेही वनवास याद रखिएगा, ये रचना बहुत पूछी जाती है। इनकी एक रचना और है पारिजात करके है, पारिजात, ये भी याद रखिएगा, पारिजात। एक रचना और है कल्पलता करके, कल्पलता। लेकिन ये दो रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है, वैदेही वनवास और प्रियप्रवास, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है बताइएगा? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? रूस में इतने दिन, लद्दाख में, लद्दाख यात्रा, मेरी रूस यात्रा, कई सारी यात्राएं करी हैं। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है जो दूसरों के गुण दोषों को देखता है, उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। ये आपके राहुल सांकृत्यायन साहब हैं, इनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है और इन्होंने ही घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है। जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश बनाए हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी, इसीलिए उन्हें हाला कवि कहा जाता है। दत्तचित्त के लिए वाक्यांश क्या होगा? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे जितेंद्रिय कहते हैं, याद रखिएगा, जितेंद्रिय बोला जाता है। जितेंद्रिय, क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय कहा जाता है, जितेंद्रिय, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं? बोले सर उसे दीक्षित कहा जाता है, ठीक है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे उर्ऋण कहा जाता है, या फिर इसको उर्ऋण ही बोलेंगे। जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे दत्त चित्त कहा जाता है। डी वाला आंसर राइट होगा। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे जल्दी से। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कह रहा है बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना। तो क्या बोलेंगे यहां पे? बहुत बड़ा जोखिम लेना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला आपका इंतजार कर रहा है, कह रहा है आकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सिंपल सी बात है यार, सकर्मक क्रिया में कर्म पे प्रभाव पड़ेगा। अकर्मक क्रिया, जब भाई अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ेगा? कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है बताएगा? तो समिति हो गई, कक्षा हो गया, सभा हो गई, परिवार हो गया, कुटुंब हो गया, सेना हो गया, लश्कर हो गया,
ये क्या है, बोलो सर ये आपके समूहवाचक है। ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। राम भी आपका व्यक्तिवाचक है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, आपने देखा भी होगा और आपको डायलॉग भी याद होगा। पिताजी ने कहा घर छोड़ दो, माताजी ने कहा तुम पारो को छोड़ दो, पारो कहती है शराब छोड़ दो, तो डायलॉग तो याद है ना। यहां कह रहा देवदास उपन्यास लिखा किसने, ये बताइएगा। प्रेमचंद साहब ने लिखा है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा है। आंसर सभी के आने चाहिए, कमेंट करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर कर दीजिएगा। बहुत शानदार, क्या बोलेंगे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। जब बात आती है धर्मवीर भारती की तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, कनुप्रिया और सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती जी की याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है बताइएगा। तो यहां कह रहा है भव्य है, महान है, खोटा है, लघु है। तो लघु का क्या होता है, बोलो सर लघु का गुरु होता है। खोटा का क्या हो जाएगा, खरा हो जाएगा। ठीक है, भव्य है, भव्य मतलब बहुत बड़ा, तो भव्य का क्या कर दीजिएगा, भव्य का लघु कर दीजिएगा। बी वाला आंसर यहां पे आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अपने दही को खट्टा कौन कहता है। कह रहा अपने दही को कौन खट्टा कहता है, पंक्ति में कारक कौन सा है बताइएगा। अब इसका जिसने भी कारक बता दिया ना, मैं समझ जाऊंगा तैयारी एकदम फुल टॉस है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, जैसे ही आंसर करोगे मैं समझ जाऊंगा एकदम तैयारी आपकी लल्लन टॉप है, मतलब अब किसी चीज की कमी नहीं है। अपने दही को किसकी बात कर रहा है, यहां पे आप है, सर्वनाम है, यहां दही है, इसके बीच में क्या बता रहा है, किसका दही है भाई, अपने दही को। तो अपने दही को कौन खट्टा कहता है, तो अपना दही हो गया, यहां पे संबंध कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर दीजिएगा। क्या सभी का सी आया था, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो रिकॉर्डेड देखा करें, अच्छी बात है। कह रहा है ये जो गो शब्द है ना, इसका कौन सा अर्थ नहीं है आपको बताना है। तो गो का मतलब क्या होता है, एक गो का मतलब स्वर्ग भी होता है, आपको पता होगा। एक गो का मतलब गाय भी होता है, एक गो का मतलब गाय भी होता है, नदी भी होता है, इंद्री भी होता है, जैसे गोचर बनता है, अगोचर बनता है। बचा कौन सा, बोले सर गज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट रखना है। अगला कह रहा है यह काम उसने ही किया होगा। तो यहां पे ये जो ही लगा है ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण निपात है, क्रिया विशेषण विस्मय है। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, मैंने कहा यह काम उसने किया होगा, वाक्य सही है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा यह काम उसने ही किया होगा, मतलब ये वाक्य में क्या दे रहा है, ये वाक्य में बल दे रहा है। और वाक्य में बल देने का काम किसका होता है, बोले सर वाक्य में बल देने का काम निपात का होता है। तो ये जो ही है, निपात के 9 भेद होते हैं, याद रखिएगा। शब्द जैसे ही है, तक है, भर है, तो है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, तो है, और भी शब्द आते हैं, ठीक हो गया, ये सब निपात ही आते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। कह रहा मुख्यमंत्री ने, और एक भी नहीं लिखा है ने, भी होता है। कह रहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और कंबल बंटवाए। रेखांकित युग्म का कारक बताना है। रेखांकित कौन है, ये रेखांकित है बाढ़ पीड़ित। आपको बताना है आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, निपात के 9 भेद होते हैं। निपात भी अव्यय की तरह होता है, अव्यय के भेदों में से नहीं आता है। अव्यय के भेद 4 ही होते हैं, क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। लेकिन निपात भी आपका अव्यय ही होता है, उसको भेदों में नहीं रखते बस। और ज्यादातर ये उसमें पूछा जाता है आपके टीचिंग वगैरह में। तो यहाँ कह रहा बाढ़ पीड़ितों के लिए। अब बाढ़ पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ित क्या हो गए, संप्रदान कारक हो गए, बी वाला आंसर राइट होगा। अगला कह रहा कि भावना में कौन सा प्रत्यय है, जरा बताएगा। वैसे आप हमने सबने पढ़ा है क्या है, भाव प्लस ना होता है, भाव प्लस ना होता है। होना क्या चाहिए, भाव प्लस ना होना चाहिए, ना प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय है नहीं। इसने क्या माना, इसने कहा नहीं साहब, यहाँ पे होता है भाव और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बोलो सर अना प्रत्यय होता है। हमने कहा ठीक है साहब, तो इसी को मान लेते, सी वाला आंसर हो जाएगा। वैसे एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये। क्लियर हुआ सभी को। सेशन को एक बार शेयर कर देना यार सभी लोग। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते साहब, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। यहां पे आपको आंसर बताना है क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। यहां जो कुछ है ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। जो आप लोग हैं ना, जितने हैं उतने ही दिखते हैं। बहुत जगह पे क्या है, जितने मान लो 300 लाइव हैं, तो वो 300 के 1000 लाइव बन जाता है। आपको पता है फेक वो लाइव चलते हैं, फेक लाइव चलते हैं, आपको पता है नहीं पता है कि लोग जैसे यूट्यूब पे बड़े खेल होते हैं। यूट्यूब पे लाइव अगर 1000 है तो आपको 10,000 भी दिखा दिया जा सकता है। तो वहां पे यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो लाइक वाइक का बटन दबाते रहा करो। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते साहब। नगण्य कार्य करना, छोटा होकर बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं होते, थोड़े में कम काम चलाना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाँ नहीं, बाढ़ पीड़ित करण कारक नहीं होगा, बाढ़ पीड़ितों के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा,
सी वाला आंसर यहां पे होगा। देखो मैं समझा देता हूं, कहां गया, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या दिया, इनके लिए क्रिया की जा रही, जो बाढ़ पीड़ित हैं इनके लिए क्रिया की जा रही, संप्रदान कारक होगा। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, हजारों बार बताया, पूस की रात है, नमक का दरोगा है, ठीक है, बड़े घर की बेटी है, दो बैलों की कथा है, गोदान है, और क्या बोलते हैं, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, मानसरोवर, ये सब किसकी रचना है, ये सब आपके प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा। गायक गीत गा रहा है, इस वाक्य में काल कौन सा होगा बताइएगा, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, और मैंने क्या बताया था, रहा हूं और रही हूं, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके तात्कालिक वर्तमान होते हैं या अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलो सर इसी को अपूर्ण वर्तमान बोला जाता है, अपूर्ण वर्तमान। और अपूर्ण वर्तमान को ही क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। सी वाला आंसर राइट होगा। यहां पे आपका ता है, ती है, ते हैं ऐसे आ जाएगा। संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा भक्ति का अर्थ नहीं है। अब इसमें भक्ति का अर्थ क्या नहीं है, जरा कमेंट करके बताइएगा। भक्ति का मतलब पूजा होता है, बोले सर एकदम होता है। श्रद्धा होता है, बोले सर एकदम होता है। श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा की बात कर रहा है। देखिए भक्ति का मतलब सेवा, पूजा, श्रद्धा तीनों होता है, लेकिन यहां पे कविता नहीं होता है। डी वाला आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, आओ देखते हैं। सत्यवाणी सुंदर है, तो वाणी की बात क्या कर रहा है, वाणी कैसी, देखो वाणी कैसी है, सत्य है, और वाणी कैसी है, सुंदर है। मतलब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे गुणवाचक का प्रयोग हुआ है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। रमेश तेज धावक है, धावक की विशेषता क्या है कि वो तेज है, यहां भी गुणवाचक विशेषण है। कुत्ते की विशेषता है कि वो काला है, यहां भी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन क्या कह रहा है, बोलना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है, इससे पूछो कैसे बोलता है, धीरे से बोलता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। कौन सी क्रिया विशेषण है, बोलो सर रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया क्या। क्वेश्चन अगला कह रहा है शिखा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त अर्थ होगा बताइएगा। शिखा का मतलब क्या होता है, शिखा का मतलब होता है शीर्ष। शिखा का मतलब क्या होता है, बोलो सर शिखा का मतलब होता है चोटी। चोटी है क्या ऑप्शन में, बोलो सर है, सी वाला आंसर हो जाएगा। शिखा का मतलब क्या होता है, बोलो सर शिखा का मतलब चोटी होता है। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम या तो यह होगा, या वह दिया होगा, या वो दिया होगा, या वे दिया होगा, ठीक है। आपने कहा कोई आ रहा है, कोई, देखिए चार शब्द याद रखेगा, कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, अब इतना तो एक्सप्लेन लोगे ही, किन्हीं हो गया। ये चार शब्द अगर आ जाए कहीं पे तो क्या होगा, ये अनिश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। उसके बाद जो ये क्या है, संबंध बोधक, संबंध बोधक है, संबंध बोधक है, ठीक है। कुछ का बता दिया, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका निश्चयवाचक होगा। क्लियर सभी को। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, बताइएगा। प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, आओ फोड़ते हैं इसको। लाल प्लस इमा, टुकड़ा प्लस ई, शक्ति प्लस मान, और इसको इधर तोड़ता हूं, सा प्लस फल। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका उपसर्ग लगा हुआ, आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट। अगला देखेंगे। संगम है, संवाद है, संतोष है, संस्कार है, उपयोग संयुक्त है, शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी ऊपर अनुस्वार लगा हो क्या करोगे, तोड़ के मां लगाओगे, हलंत नीचे लगाओगे, जो लिखा है लिख दोगे। क्या करोगे, इसको निकाल के मां लगाओगे और जो लिखा है लिख दोगे। इसको तोड़ के क्या लगाओगे, मां लगाओगे और जो लिखा है उसको लिख दोगे। इसको तोड़कर क्या लगाओगे, मां लगाओगे और जो लिखा है सम प्लस कार हो जाएगा, सा यहां से गायब हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, बोल सर सम प्लस युक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। आगे बढ़ेंगे। कह रहा संभवतः वह लिखता हो। अब क्या कह रहा संभवतः, मतलब आपने साहब संभावना तो पहले ही लगा दी, ये संभावना लगा दी, और कह रहे लिखता हो, ये क्या लगा दिया, ये वर्तमान बता दिया आपने। दोनों को ठोक दो आपस में, क्या बोलेंगे, संभाव्य वर्तमान हो गया। क्लियर हुआ क्या सभी को। अगला कह रहा आधा छंद में कितने मात्राएं होती हैं, कोई बताएगा।
सबसे पहली बात तो इसमें ये सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद होता है, इसको किसने लिखा है? जगनिक साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? जगनिक साहब ने लिखा है, याद रखिएगा, जिन्होंने परमाल रासो लिखा है। अब इसमें इन्होंने 31 मात्राएं दी हैं, 16 और 15 पे इन्होंने यति दी है। 16 और 15 पे इन्होंने क्या किया है? यति दी है। टोटल 31 मात्राएं हैं। आंसर आपका सी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा होगा बताएंगे? आवृत्तिवाचक की बात कर रहा है, आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा होगा? लखीमपुर खीरी से है, स्वागत है आपका निशांत प्रताप जी। कह रहा 4 है, 2-2 है, 5 है, चौगुना है। देखिए 4 क्या हो गया? गणनावाचक हो गया। ये क्या है बोलो सर? गणनावाचक है। ठीक है, आपने कहा 2-2, ये भी गणनावाचक है। आपने कहा 5, ये भी गणनावाचक है, लेकिन आपने कहा चौगुना, ये क्या हो गया बोलो सर? ये आपका आवृत्तिवाचक है। 4 गुना 10 गुना 15 गुना। सहित किस प्रकार का शब्द है, कोई बताएगा मुझे? मैंने कहा राम सीता, राम सीता नहीं, सीता लक्ष्मण सहित राम, राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं, गाना नहीं सुना आप? राम आएंगे, लेकिन अकेले थोड़ी आएंगे। राम लक्ष्मण सीता सहित राम आएंगे। ठीक है, आपने देखा यहां पे लक्ष्मण क्या है? संज्ञा है। आपने यहां देखा राम क्या है? संज्ञा है। दोनों के बीच में क्या आ गया है? ये सहित शब्द आया है। और ये क्या है बोलो सर? ये अव्यय है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है इधर संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक है, इनके बीच में कोई अव्यय शब्द आ जाए, और इधर भी क्या हो बोलो सर? संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोनों के बीच में मतलब कोई अगर अव्यय शब्द आता है तो वहां क्या होता है बोलो सर? वहां पे ये अव्यय क्या हो जाएगा? कमेंट करो ना, ये अव्यय कौन सा अव्यय होगा? बिल्कुल समुच्चय बोधक वाले मार पीटेगी, ये हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। अब ऐसे भी आते हैं के बिना, के साथ, के सहित, ऐसे भी आते हैं। तो ये जो सहित शब्द है ना, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। सर क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार देखो यार। 65 से 25 पे लेके चलोगे, लेकिन चलूंगा मैं 65 से 25 पे जरूर चलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहां है? आजा। क्वेश्चन नंबर 25, निलय, निवास, प्रवास और घर। अब आप देखिएगा जाके, उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है, आप देखिएगा उसके बाद बताइएगा। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, तुम लोग भी देख लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी के सभी। हाँ चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मैंने देख लिया, तुम भी देख लेना। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। कह रहा विशेष से क्या होगा जरा बताइएगा। यहां पे व्यक्ति क्या है बोलो सर? संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या बोलेंगे? तो ये विशेष से हो गया आपका। और इसकी विशेषता क्या है? कह रहा कृषकाय है, वो मतलब दुबले शरीर वाला। ये क्या हो गया बोलो सर? ये विशेषण हो गया। तो बचा क्या बोले सर? विशेष से कौन सा पूछ रहा है? व्यक्ति, यहां पे विशेष से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुरुदेव शब्द में कौन सा यहां पे समास है बताइएगा। इसका तो पहले विग्रह कर लो, क्या बोलेंगे? गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा बोलो सर? यहां पे आपका कर्मधारय समास होगा। डी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा प्रवास मतलब दोबारा से बसना, बसने की क्रिया होती है प्रवास, समझ गए? कह रहा है अठकोना में कौन सा समास होगा बताइएगा। आप इसका जब विग्रह करोगे क्या निकलेगा? 8 कोनों का समाहार, यहां भी निकलेगा, यहां भी समाहार निकलेगा। 8 कोनों का समाहार। 8 क्या है? संख्या है। जहां पहला पद संख्या हो, जहां पहला पद क्या हो? संख्या हो, वहां क्या होता है बोलो सर? वहां पे आपका द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला कह रहा है भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया है बताइएगा। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? भाववाच्य में कर्ता के साथ क्या होगा? से विभक्ति होती है या फिर के द्वारा विभक्ति होती है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद अकर्मक क्रिया होती है। अब इसको थोड़ा और समझिएगा। अकर्मक क्रिया होगी, और ये जो क्रिया होगी ना, ये सदैव एक वचन में होगी। किस में होगी? एक वचन में होगी। क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी, क्रिया हमेशा अन्य पुरुष में होगी, अन्य पुरुष में। ये पहली कंडीशन होती है और ये दूसरी कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन में केवल अकर्मक क्रिया होती है।
केवल अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया जो होती है वो एक वचन और पुल्लिंग और आपकी अन्य पुरुष में होती है। तो यहां क्या बोलेंगे, सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा भाववाच्य में। विप्सा में कौन सा अलंकार है बताइएगा, मतलब किस अलंकार का भेद है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार को तो हम पढ़ते नहीं है, वैसे इसके भी 2 भेद माने गए हैं। शब्दालंकार के आपके 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। कई लोग 5 भेद भी लिखते हैं, वैसे मुख्यतः 5, वैसे 6 होते हैं। अर्थालंकार के 100 प्लस भेद माने गए हैं, कई जगह पे 99 प्लस कहे जाते हैं, कई जगह पे आपके 12 प्लस इसके माने जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहां पे ये जो विप्सा अलंकार है ना मेरे भाई, ये किसका, ये शब्द अलंकार का भेद है, जहां पे शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। समझ गए क्या, बहुत बढ़िया। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, एक बार पढ़िएगा और आंसर बताइएगा, मैं भी पढ़ रहा हूं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक होता है वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है, कर्मधारय थोड़ी कहलाता है। तत्पुरुष समास में साधारणता प्रथम पद विशेषण होता है, तत्पुरुष में नहीं होता है यार, कर्मधारय में होता है। ये किस में होता है, बोले सर ये कर्मधारय में होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये बात क्या है, बोले सर ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, 47 मिनट में आपने उड़ा दिया क्वेश्चनों को। विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं, कोई बताएगा मुझे। विवरण चिन्ह को एक और नाम से जाना जाता है, वितरण चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, लोप चिन्ह कहा जाता है, लोप चिन्ह कहा जाता है, या फिर आदेश चिन्ह कहा जाता है। विवरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है भक्षण में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताएंगे। भक्षण में प्रत्यय कौन सा है जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। वितरण चिन्ह नहीं होता, वितरण चिन्ह होता ही नहीं है मेरे भाई, तो वितरण कैसे लगा दिया। समुच्चय को बताएं क्वेश्चन नंबर 65 में, फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी समय है अपने पास। क्या बोलेंगे, भक्ष प्लस अन्न निकलता है यहां से, तब ये क्या बनता है, भक्षण बनता है। तो यहां पे अन्न क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, सी वाला याद रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 65 बताना है इनको, 65 आ जाओ। 65, एक मिनट। कह रहा सहित किस प्रकार का अव्यय है। सहित ये आपका संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब 2 संज्ञाओं के बीच में कोई अव्यय शब्द लगता है, जब 2 सर्वनाम के बीच में कोई अव्यय शब्द लगता है, या संज्ञा सर्वनाम के बीच में कोई अव्यय शब्द लगता है, ये जो सहित होता है ना, ये आपका संबंध बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, जैसे आपने कहा मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, लेकिन सोहन खेल रहा है, सोहन खेल रहा है। तो जब कभी भी 2 उपवाक्यों के बीच में कोई अव्यय शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और जब 2 संज्ञा या सर्वनाम के बीच में कोई अव्यय शब्द आता है, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बोलो, क्लियर हुआ सभी को। सहित जो है आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे, और मैं आपको बता दूं, बड़े सुख के साथ मुझे कहना